फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का आज का जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and velocity of fluid at any point along a pipe remains constant। अभी हमें इस बात की समझ नहीं आ रही, थोड़ा आगे चलेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट हमें समझ आ जाएगा। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी देखते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम हमें बनानी होगी। ये हमने फर्ज किया है ये एक इट इज अ पाइप। इस पोजीशन में पाइप शो किया हुआ है। आप जरा गौर करें, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसको मैं कह देता हूं A1 और इसे कह देता हूं A2। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और ये A2। दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप चेक करें, एक जैसे नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हम क्या करते हैं, कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड। अब बात आती है यहाँ पर, आइडियल वर्ड को अंडरलाइन कर देता हूं मैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, नॉन विस्कस हो। ठीक है, कंसिडर किया जा सकता है। जैसे 3 किस्म के फ्लूइड्स का कंपैरिजन करें, अगर आप, हनी भी विस्कोसिटी रखता है, वाटर भी विस्कोसिटी रखता है और एयर भी विस्कोसिटी रखती है। तो वाटर, हनी के मुकाबले में वाटर की विस्कोसिटी कम है और वाटर के मुकाबले में एयर की वेलोसिटी कम है, और एयर की वेलोसिटी हनी के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो हम एक ऐसा फ्लूइड मान रहे हैं कि जिसकी जो विस्कोसिटी है वो ना होने के बराबर है, नॉन विस्कस। पहली बात। दूसरी बात कि वो आपके पास होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी थ्रू आउट कैसी है, कांस्टेंट है। तीसरी बात, उस फ्लूइड का फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। यानी आइडियल फ्लूइड जो होता है
हाँ, एक आइडियल फ्लूइड कैसा होता है? आइडियल फ्लूइड जो क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस हो, यानी उसकी विस्कोसिटी 0 मान लेते हैं। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल, उसे कंप्रेस ना किया जा सके। उसकी डेंसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। चौथी बात, उसका जो फ्लो है, फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो या स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि जब वो किसी पाइपिंग सिस्टम में से फ्लो कर रहा हो, उसका हर पार्टिकल एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं, ऐसा जो फ्लो होता है उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। तो जिस फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाए उस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू a pipe of non-uniform cross-sectional area। अब इस बात का भी खास मकसद है कि हमने इसका जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म क्यों लिया है। हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ बातों को समझ भी रहे हैं। तो जैसे अभी हमने आइडियल फ्लूइड को अंडरस्टैंड कर लिया है, थोड़ा आगे चलेंगे तो हम नॉन यूनिफॉर्म को भी क्लियर कर देंगे। सही है जी, कि क्यों नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यूनिफॉर्म आप क्यों नहीं ले रहे हैं। अब फर्ज करें, अच्छा ये जो एरो है, ये एरो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है, बल्कि फ्लूइड तो इस साइड से इन हो रहा है और इस साइड से आउट हो रहा है। ये तो बात इस तरह की होगी। ये एरो किसको मार्क कर रहा है? हम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल में मान लेता हूं, ठीक है, ये शेडेड एरिया है, पार्ट है, ठीक है। यानी यहां से जब फ्लूइड क्या हो रहा है, इंटर होगा, तो यहां से यहां तक जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको मैं कह देता हूं डेल्टा x1। समझ आ रही है बात? ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लूइड, एरिया A1 के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और जिस वेलोसिटी से ये जाएगा वो वेलोसिटी इसकी v1 हो। और इस पोर्शन में ये जो जिसको हमने मार्क किया है, इस पोर्शन में जो इसका मास होगा वो मास डेल्टा m1 हो। ठीक है, अब ये फ्लूइड यहां से फ्लो करता हुआ यहां पहुंच जाएगा। अब यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो जो वही फ्लूइड है, यही जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर कम डिस्टेंस में समाएगी। समझ आ रही है बात? क्योंकि एरिया ज्यादा हो चुका है। कुछ नहीं समझ आई? क्या आइए, आई है ना भाई? यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो डिस्टेंस वाइज ये ज्यादा कवर करेगा। जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो चुका है तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस फ्लूइड को हमने यहाँ पर, ये फ्लूइड यहाँ पर पहुंचाया, और जिस वेलोसिटी से ये
आउट होगा उसको हम कह देते हैं V2 वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, यानी डिस्टेंस से मुराद ये है कि यही फ्लूइड जब यहां से यहां तक पहुंचेगा, ठीक है ना, वो डेल्टा x2 होगा। और यहां पर इसका मास हम मान लेते हैं डेल्टा m2। ये हमारी डायग्राम आ जाती है। तो आप चाहें तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो हमने डायग्राम में बातें की है यहाँ लिख सकते हो। कैसे कर सकते हो कि let the distance covered by fluid at lower end, ये इसका लोअर एंड है। हाँ, ये कौन सा एंड है, लोअर एंड ऑफ पाइप, और ये कौन सा है, अपर एंड, अपर एंड ऑफ द पाइप। तो डेल्टा x1 क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड एट लोअर एंड, v1 is the velocity of fluid at lower end, and delta m1 is the mass lower end of fluid। तो यहां से हम मास कैलकुलेट करते हैं जो मास लोअर एंड से इंटर हो रहा है, जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है। हाँ, मास एट लोअर एंड, मास क्या आता है, मास इज इक्वल टू डेल्टा, पहले आप बाय डिफिनेशन लिखें कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये फार्मूला अगर जिस बच्चे को नहीं आता तो डेंसिटी के फार्मूले से बनता है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m इज इक्वल टू रो भी आता है। ये m क्या हुआ, मास, रो क्या है, डेंसिटी, v क्या है, वॉल्यूम। अब यहां से फिर यही फार्मूला बन जाएगा, समझ आ गई ना। मास को हमने लिखा हुआ है लोअर एंड पर डेल्टा m1 से लिखा हुआ है, इक्वल टू डेंसिटी रो है, फिर v वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम जो है उसको मैं लिखूंगा v1 से लिख, फिर डेल्टा m1 इक्वल टू रो, और वॉल्यूम जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। वॉल्यूम जो है वो इक्वल है किसके, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। मैं ये कह रहा हूं कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, तो यहां पर मैंने 2 डायमेंशंस लिखी हैं। भाई एरिया खुद 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशन ये आ गई और 1 डायमेंशन ये आ गई। समझ आ गई बात। तो डेल्टा m1 इक्वल टू रो, एरिया आपके पास लोअर एंड पर क्या है, a1, यहां पर हम लिखेंगे a1, और लोअर एंड पर डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x1। समझ आ गई बात। इस इक्वेशन से हमने मास का फार्मूला बनाया।
फिर आगे आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस को हमने x से लिखा। वैसे जनरल डिस्टेंस की इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है वो s इज इक्वल टू वी टी होता है। यहाँ s क्या है, s की जगह x है, इसको हम लिख पाएंगे कि डेल्टा x इज इक्वल टू v इंटू टी। s इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो यहाँ s की जगह पर क्या है, x है। s इज इक्वल टू वी और t होता है तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट x इज इक्वल टू वी टी। v1 क्या है, वेलोसिटी, t टाइम, जिस टाइम के दौरान, वो टाइम जिस टाइम के दौरान फ्लूइड इस यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, और जिस वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है वो v1 वेलोसिटी है। सही है ना। तो फिर ये इक्वेशन अगले स्टेप पर बन जाएगी, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो a1 x, x की जगह पर क्या आ जाएगा, v1 t आ जाएगा। ये है मास फ्लोइंग, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया a1, लोअर एंड से मास फ्लो कर रहा है। अभी आप मास कैलकुलेट करेंगे अपर एंड पर, अपर एंड से जो मास फ्लो कर रहा है, मास एट अपर एंड, तो बस उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला है। हाँ, कि पैरामीटर सारे यही है ना। m2 जस्ट कितना होगा, m2 लिखा जाएगा, रो a1 v2 एंड t। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं बच्चों की तरफ से कि आपने लोअर एंड पे जो एरिया है उसको a1 कहा, अपर एंड पे जो एरिया है उसको a2 कहा, वेलोसिटी लोअर एंड पर v1 है, अपर एंड पे v2 है, लेकिन रो को आपने 1 और 2 का नाम नहीं दिया। देखें, हमने जो कंसिडर किया है वो है कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, समझ आइए, यानी जितनी डेंसिटी लोअर एंड पर है उतनी डेंसिटी अपर एंड पर भी, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। A1 और A2 इसलिए किया कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अभी फिर T के बारे में भी बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम अधूरा छोड़ देते हैं, साथ साथ बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने ऐसा लिखा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं कि आगे ऐसे लिखते हैं जी, एज, हाँ, इक्वेशन ऑफ continuity is based on the law of conservation of mass। हाँ, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, इसलिए सो डेल्टा m1 विल बी इक्वल टू डेल्टा m2। क्लियर। अब डेल्टा m1 की वैल्यू आपके पास ये है, रो a1 v1 इंटू टी, रो a2
V2 इंटू टी। इधर और ये रो वाला जो सिंबल है कैंसिल हो जाएंगे, टाइम वाले सिंबल भी कैंसिल हो जाएंगे। आपको जो मिलता है वो है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक हमने पॉइंट मार्क किया था, लेट एनी पॉइंट ऑफ द पाइप। यहां पर जो वेलोसिटी है आ रही है वो क्या है, A1 V1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके पास है ये वाला पॉइंट, उस पर जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, A2 V2। इसी तरह आगे कहीं पर आप कोई और पॉइंट मार्क कर लें, वहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो A3 V3 होगा, एंड सो ऑन। हमने लिखा यहां पर ये था डिफिनीशन में कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड velocity of fluid at any point along a pipe remains constant। फर्ज करें A1 V1 का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है, कोई भी वैल्यू आप ले ले, लेट इट इज Z। हाँ, और यहां पर इसका आंसर भी क्या आएगा, Z। आगे कहीं भी क्या आएगा, Z। इसलिए A1 V1 product of cross sectional area and velocity at first point will be equal to product of these two at second point will be equal to product of these two at third point and so on। कुछ समझ आई ये बात? थोड़ा और भी अभी इसमें नॉन यूनिफॉर्म वाली बात रहती है। अभी डिफिनीशन किसी हद तक आपको क्लियर हुई है, लेकिन मेरे जहन में है कि कुछ बातें और भी हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या यूं लिखिए AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इससे ये रिजल्ट डिराइव होता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसे लिखो, या एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखो, नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन है, आपने देखा इससे जो रिजल्ट हमें मिला वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोअर एंड पर वेलोसिटी ज्यादा है और अपर एंड पर वेलोसिटी कम है। अपर एंड पर वेलोसिटी कम क्यों है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब इसको एक और मिसाल से हम यूं समझते हैं कि मैं ऐसे लिख देता हूं, ये समझने के लिए बातें कर रहा हूं मैं, कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। आपको ये पता है कि आप ये देख रहे हो कि लोअर एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है कम कि नहीं है, कम है ना। तो डाउनवर्ड एरो में डाल देता हूं ताकि हमें पता चले कि एरिया क्या है, कम है। ये इस रिजल्ट से पता चला अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अपर एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी जो जो हम लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जा रहे हैं एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
उसी हिसाब से वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ जितना एरिया ज्यादा हुआ उतनी ही वेलोसिटी कम हो गई। तो रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ रहा है? तो कुछ समझ आ रही है? जैसे एनर्जी में आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब कन्वर्जन होता है तो आप कहते हो जी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ, जितना पोटेंशियल का लॉस हुआ। तो टोटल एनर्जी कितनी रही, कांस्टेंट रही ना। तो इन दोनों का जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना रहा, सेम रहा। अब इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दें आप। फर्ज कर ले एरिया हमारे पास कितना है, 10 है, या कोई और वैल्यू ले लेते हैं, लेट इट इज 8। हाँ, और जो वेलोसिटी है वो आप ले लेते हो जी, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है ना, वेलोसिटी को आप 10 ले लें। हाँ, तो आंसर इनका कितना आ रहा है, 80। इधर एरिया ज्यादा हो गया, एरिया 10 हो गया, और वेलोसिटी कम हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। आंसर क्या आया? तो मतलब ये हुआ ये 80 जो है वो z है। हाँ, तो समझ आइए ना बात। तो आप फिर डिफिनेशन को आप रीड आउट कर लें कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया का एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर इनका प्रोडक्ट जो होता है वो जितने पॉइंट्स भी लें, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ये इसकी डिफिनेशन का मतलब है। तो ये जो सारी बातें थी हमने आपको समझाने के लिए की थी। हाँ, कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है तो उसका ये मैथमेटिक्स चलता है, मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिखो, या ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। जहां पर मैंने कहा था नॉन यूनिफॉर्म, हाँ, एरिया को हम नॉन यूनिफॉर्म क्यों ले रहे हैं? अब इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट, इस बात को प्रूव करने के लिए फिर जाहिर है एरिया को हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। कि कहीं पे वेलोसिटी एरिया कम, कहीं पे ज्यादा, जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज्यादा, जहाँ एरिया ज्यादा वहाँ वेलोसिटी कम। तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो आज ही घर जाकर ना, हाँ, ये जो आपकी नलका होता है पानी का घरों में लगा हुआ, हाँ जी, जिसको क्या कहते हैं अपनी जुबान में, टैप कहते हैं इंग्लिश में आप कहते हैं, और वैसे सादी जुबान में बात करें तो टूटी कहते हैं ना। अब इससे जब पानी नीचे आ रहा होता है, वो कुछ नीचे आते आते, हाँ, जब जहां से वो निकलता है वहां पर पानी, पानी की जो शेप होती है वो किस सिलिंड्रिकल शेप में नीचे गिर रहा होता है, गोल शेप होती है। तो वहां पर आप इस एंड पर देखेंगे तो पानी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, यानी ये इब्तदाई एंड है, ये A1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा। और लोअर एंड पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ये क्या है, कम हो गया। लेकिन इस जगह पर आप हाथ नीचे रखो तो पानी आपके हाथ पे लगेगा, तो आपको इतने प्रेशर के साथ नहीं लगेगा। लेकिन नीचे जब दूर करके रखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर पानी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो क्या हुआ, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर क्या हुआ, कम हो गया, स्पीड क्या है, ज्यादा है। या यूं कहिए कि जूं जूं पानी नीचे जा रहा है स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया
कम होता जा रहा है। ये पिक्चर आपने देखी है, वो यही चीज हमें बता रही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो वेलोसिटी होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम एक हेडिंग की शक्ल में छोटी सी बात और कर लेते हैं। वॉल्यूम रेट ऑफ वॉल्यूम रेट फ्लो कह देते हैं बस। वॉल्यूम रेट फ्लो RATE। अभी इक्वेशन हमने देखी कि एवी, हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, एवी, हाँ, एज एवी, एरिया एज इट इज रहेगा, और वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस किससे लिखा हमने, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख देता हूं। बात को जरा देखिएगा। एरिया 2 डायमेंशनल है और एक्स 1 डायमेंशनल है, तो ये क्या बन गया आपके पास, वॉल्यूम बन जाता है, और नीचे क्या है, टाइम है। और ए वी किसके इक्वल है, कांस्टेंट। ए वी क्या है, कांस्टेंट हम लिखते हैं ना, ए वी क्या हुआ, कांस्टेंट। यू कैन से दैट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। ठीक है। एक और बात है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। इसकी मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्ज करें इस पोर्शन में से, मार्क पोर्शन में से फ्लूइड का जो वॉल्यूम 1 सेकंड में गुजर रहा है, हाँ, 1 सेकंड में गुजर रहा है, तो यहां पर भी फ्लूइड का वॉल्यूम 1 सेकंड में ही गुजरेगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम फ्लो रेट जो देखा है वो कैसा है, कांस्टेंट है, हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चा कहता है, उसके जहन में कोई कंफ्यूजन भी आती है कि ये जो डिस्टेंस है ये कम है और ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है। वो बच्चे के जहन में सवाल ये आ सकता है, ये ज्यादा डिस्टेंस है तो वॉल्यूम फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको इस पोर्शन में से गुजरने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। हाँ, अब इस चीज को कांस्टेंट करने के लिए इस पोर्शन में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। डिस्टेंस है अगर क्या है, ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है, ताकि उतना ही टाइम लगे जितना यहां पर लगा। समझ आइए ना बात। तो यूनिट टाइम में 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन में से एक जगह से गुजरता है, तो दूसरी जगह से भी उतना ही वॉल्यूम 1 सेकंड से ही गुजरेगा। समझ आ गई बात। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आप इसको इससे बना सकते हो, फिर इसको डेंसिटी की शक्ल में भी ला सकते हैं आप, कि यहां पर आपके पास क्या है, ए वी है, आर वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी की जगह पर आ जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पर चली जाएगी। हाँ, वॉल्यूम इक्वल टू मास पर डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह पर, यानी इसको यूं लिख देते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 बाय टाइम। वॉल्यूम क्या हो गया, m बाय रो, और यहां पर क्या हो गया, t। तो आप इससे यूं लिख सकते हैं, हाँ,
एम डेल्टा एम लिखना चाहें, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, साथ में क्या आएगा रो, तो ये क्या हुआ ए वी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय रो इंटू डेल्टा टी हो गया। समझ आ रही है बात? ये इस शक्ल में भी आपके पास इक्वेशन है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन, जो पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे थे, डेफिनेशन को हमने शुरू में लिखा बट डिस्कस नहीं किया। अब लास्ट टाइम डेफिनेशन आप पढ़े और इसको अंडरस्टैंड इसीलिए कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट along a pipe remains constant। किसी भी पॉइंट पर इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। अब क्लियर? आइडियल फ्लूइड को हमने भी, आइडियल को भी डिस्कस कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म वाली बात भी हो गई है। पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बर्नौलीज इक्वेशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।